आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में मैं फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको याद होगा कि हमारा जो पिछला जो तकनीकी सत्र एक लंबे समय से चल रहे हैं, वो सुनतजू के ऊपर हैं, जो कि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में एक सैन्य विचारक के रूप में भी जिनका अध्ययन हम सभी को करना पड़ता है। सुनतजू एक आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनके बारे में हम सभी जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो सुनतजू आज से 2500 साल लगभग पहले जो बात बोलकर चले गए, उसको आज भी चीन पूरे तरीके से फॉलो करता है। क्योंकि आज दुनिया चीन जैसे एक देश के रूप में एक नए तरह के संकट को महसूस कर रही है। ऐसा नहीं कि चीन पहले संकट नहीं था, चीन पहले से ही संकट था। लेकिन देखिए, द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था में जब पूंजीवादी और साम्यवादी दो देश थे, और ये एक पूरा ग्रुप बटा हुआ था दुनिया के दो टुकड़ों में, जिसका एक तरफ नेता था पूंजीवादी में संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ उसका नेता साम्यवादी ग्रुप का था सोवियत संघ। फिर एक शीत युद्ध भी चला, उसके बाद दुनिया भर की चीज़ें हुई, वो यहाँ पर भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की वह स्थिति नहीं रही, लेकिन चीन ने अपने आप को विश्व व्यवस्था में आर्थिक नीति के रूप में, आर्थिक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने में वास्तव में कोई कमी नहीं छोड़ी। और हालात ये थे कि एक आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के लिए भी चीन अपना वीटो करता था, और हम इस चीज़ को इग्नोर करते रहे। मेरा मानना ये है कि हमारे देश में या हमारी जो संस्कृति में लोगों को माफ़ कर देने की बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है। हमको शुरू से बताया जाता है कि किसी को माफ़ करना, क्षमा करना, ये हमारे बड़प्पन की निशानी है। लेकिन सवाल ये होता है किसको माफ़ किया जाए। हम माफ़ करते रहें, हम आंख बंद करते रहें और दुनिया भर की चीज़ें होती रहें। तो हमने कहीं ना कहीं चीन के साथ ये चीज़ें करती रहीं। 1962 में भी हमारी करारी हार हुई, उसको कोई वो नहीं है, क्योंकि वो सरकारी नीतियों का गलत परिणाम था। उसके बाद 67 का युद्ध भी हमको मालूम है, जब एक कर्नल साहब ने तोप लगा करके चीनियों को मारा था, तब चीनियों को वास्तव में अपनी औकात मालूम चली थी। लेकिन उसके बाद चीन ने क्या किया? चीन ने देखिए, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद से कभी नक्सलवाद, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी उग्रवाद, कभी आतंकवाद, सबको चीन ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। यहाँ तक कि बांग्लादेश बनने के पहले जो पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम कहते थे, वहाँ पर भी उग्रवादियों की ट्रेनिंग में चीनी हथियारों की पुष्टि मिलती है। और अगर कहीं बांग्लादेश हम ना बनाए पाए होते, अगर बांग्लादेश ना बना होता, तो शायद चिकन नेक का जो कॉरिडोर है, जो सिर्फ 40 किलोमीटर लंबा है, चौड़ा है इसको कहते हैं, उस पर कब्जा करके चीन पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग कर चुका होता। चीन एक ऐसे राक्षस के रूप में आज विद्यमान है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया तो आज जागी है, हम उसको सन 50 से देख रहे थे, लेकिन हमने कभी भी उस राक्षस की कल्पना इस तरह से नहीं की थी कि आज वो इस रूप में सामने आएगा। आज लाखों लोग कोरोना की बीमारी के कारण मर रहे हैं, और उसका सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायी यह राक्षस है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई ठीक है, उनके देश से कोरोना नहीं आया, तो आप इस चीज़ को समझिए, अगर उनके देश से कोरोना नहीं आया तो उन्होंने भी अपने वुहान में जो कोरोना फैला उसकी सारी जांच रिपोर्ट्स दबाए थे। पहले सैंपल क्या थे? आज तक किसी देश के साथ उन्होंने साझा नहीं किया। उन्होंने किसी के साथ भी जांच को साझा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कई महीने तक अपनी इस जांच को दबाए रखा। और तो और उनके पूरे देश में जितने कोरोना पीड़ित उनकी संख्या के हिसाब से, उससे कहीं ज़्यादा तो अकेले हमारे दिल्ली में पीड़ित हैं। तो वास्तव में मानवता और सभ्यता का इतना बड़ा नरसंहार
का ये प्रयास किया गया है, उसके लिए विश्व स्तर पर चीन का तो एक तरीके से देखिए पूरी तरीके से बैकआउट होना चाहिए। लेकिन चलिए आज आपको हम फिर से ले चलते हैं सुन त्जू की तरफ, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि सुन त्जू की ही विचारधारा को चीन फॉलो करता आया है। और सुन त्जू ने क्या लिखा है अपनी किताबों में, देखिए आर्ट ऑफ वार में जो सुन त्जू ने लिखा है उसको चीन कहीं फॉलो करे ना करे, लेकिन भारत के साथ पूरा पूरा फॉलो करता है। देखिए जापान के साथ उसकी सीमा नहीं लगती, समुद्री सीमा भले एक तरीके से लग जाए। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ उसकी इतनी लंबी सीमा लगती है, और उसके साथ लड़ने के लिए उसको अपने सारे इक्विपमेंट्स या एक तरीके से अगर आप कहते हैं तो अपनी सारी विधाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो चीनियों के जो युद्ध गुरु हैं सुन त्जू, जिसको कहा जाता है कि एक तरीके से एक बहुत बड़े आज तक उनको समझ पाने की क्षमता किसी में नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सी बातें इशारों में बोल देते हैं, और उन इशारों को समझने के लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो चलिए आज हम आपको उनके 5वें चैप्टर की ओर ले चलते हैं, जिसका नाम है शक्ति। देखिए इनकी एक चीज़ है, और वो ये कहते हैं इस चैप्टर में कि आपकी सेना की टक्कर ऐसी होनी चाहिए जैसे कि अंडे की पत्थर से होती है। ये कमज़ोर और मजबूत बिंदुओं के विज्ञान द्वारा प्रभावित होता है। मतलब क्या है, ये कहते हैं कि जब आपकी सेना किसी शत्रु देश से टकराए तो उसी तरह से टकराए जैसे अंडे से पत्थर टकराता है, मतलब बिल्कुल चकनाचूर कर दे। कमज़ोर और मजबूत बिंदु की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये अपने लिए ये कहेंगे कि भाई दुश्मन के जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं वहाँ पर पूरी मजबूती के साथ अटैक करो। अब हम आपको इसके 2 एग्जाम्पल दिखाते हैं भारत के साथ, जरा वो देख लीजिए। इन्होंने 1962 में पूरी क्षमता के साथ भारत पर अटैक किया। 1962 वाला जो चैप्टर था वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको आप देख चुके हैं। तो उन्होंने उसमें बिल्कुल अपनी क्षमता के साथ उस पर प्रहार किया भारत के ऊपर। लेकिन यही काम जब हमने 67 में किया तो इनको फिर अपनी औकात दिख गई। 1962 में जब ये आए थे तो ये मानव तरंग के रूप में आए थे, मतलब एक लाइन पूरी आती दिखती थी, फिर उसके पीछे होते थे, फिर उसके पीछे होते थे, फिर उसके पीछे होते थे। 60 सैनिक दिखते थे, 600 वहाँ के जो लोकल कमांडर्स थे भेजते थे रिपोर्ट कि इसलिए कि दिल्ली से शायद जल्दी कुछ सहायता मिल जाए। लेकिन वो 60 भी गलत होते थे, 600 भी गलत होते थे, वास्तव में यहाँ पर 20,000 होते थे। तो आप सोच सकते हैं। उसके बाद अब देखिए जब हमने 62 में जब हालत देख ली अपनी, तो 67 में भी एक बार कहीं लड़े थे, तो एक कर्नल साहब थे, उन्होंने बिना ऊपर के परमिशन के तोपों का प्रयोग किया और कहते हैं कई सौ चीनियों को मारा था। तो उसके बाद चीनी समझ गए थे कि भारत से उलझना इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहते हैं, ये कहते हैं जीत हासिल करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों की आवश्यकता होगी। भाई ये अप्रत्यक्ष तरीके क्या हैं, ये इनके हिसाब से क्लियर नहीं है। अब वो आगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अप्रत्यक्ष में क्या है, ये साफ साफ कहते हैं कि एक चीज़ तो सामने चल रही होगी, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे से चलती रहनी चाहिए। देखिए चीनियों के बारे में कहा जाता है कि ये आदमी कहता कुछ, कि चीनी जो होते हैं ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, और आपको जो निर्णय दिखाई देगा वो कुछ और दिखाई देगा। ये कभी भी इनको एक टफ डिप्लोमेट्स के रूप में कहा जाता है। कभी भी आप देखिए, कभी किसी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कोई आप कभी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप देखेंगे इनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, ये वैसे ही ठंडे लोग हैं। अप्रत्यक्ष तरीके क्या है भाई, एक तरीका तो भाई जो सामने दिख रहा हो, जो पीठ पीछे चल रहा हो, यही तरीका है। प्रत्यक्ष यही हो सकता है कि भाई जैसे लद्दाख में घुसे बैठे हैं, सेना से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष तरीका ये है कि पीछे से अपनी वहाँ पे और डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जो बात करने आदमी गया उसको मार दिया, यही है इनके तरीके। धोखा देने वाला और धोखा देने की हमेशा बात करते आए हैं। इसको भी आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी तो जब आप पूरा सुन जो पढ़ लेंगे। ये सिर्फ धोखा देने की बातें हैं, इसके अलावा इन्होंने कहीं पर भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं करी कि आपको लगे कि हाँ ये कोई साहस की और देशभक्ति की बात करते हो। कत्ते कहीं नहीं है, मैंने पूरी किताब पढ़ी है। ये सिर्फ चालबाजी
और धोखा, है ना, इसी की बातें करते आए। चलिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। देखिए लद्दाख में भी इन्होंने कहा था, किया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीके क्या थे? प्रत्यक्ष उनके तरीके यही थे ना कि भाई हम वहाँ पर हथियार लेकर बॉर्डर पर नहीं, मतलब हथियार लेकर के जाएंगे, लेकिन हमारा कहीं पर भी हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब प्रत्यक्ष तरीके के क्या क्या बने? डंडे पे एक लपेट लिया, कटीला तार, कील लगा ली। तो ये बहुत दुष्ट लोग हैं, इनको समझना इतना आसान काम नहीं है। और चीन को तो अब समझ पाना, क्योंकि देखिए 2500 साल पहले जो चीज़ कही थी sun tzu ने, उसको आज चीन फॉलो करता है, लेकिन आज भी अपने हिसाब से उसने थोड़े बहुत में चेंजेस कर रखे हैं। अब इनका क्या कहना क्या है? कुशलता से लागू की गई अप्रत्यक्ष रणनीतियां स्वर्ग और पृथ्वी की तरह अटूट हैं, कभी न खत्म होने वाली नदियों और धाराओं के प्रवाह की तरह, सूर्य और चंद्रमा की तरह वे समाप्त होती हैं, लेकिन नए सिरे से शुरुआत करती हैं। 4 ऋतुओं की तरह वह एक बार फिर लौटने के लिए गुजर जाती हैं। बात समझिए, साफ कह रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं, अटूट हैं, वो चलती रहेंगी, समाप्त होंगी फिर आएंगी, फिर समाप्त होंगी फिर आएंगी। मतलब उन्होंने एक तरीके से उसको मान लिया है। तो कभी भी अगर आप चीन के साथ, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, बात करती है तो समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इनकी दोनों ही चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं। प्रत्यक्ष देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ नेपाल के साथ। इन्होंने नेपाल का कोई लालीपाप चुसाया और ये बोला कि भाई भारत के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा तल्ख करो। कह दिया हम लड़ने आएंगे तो नेपाल और पाकिस्तान भी खड़े होंगे। अब तुमको अपने ऊपर दम नहीं है क्या? अब आपको या तो अपने ऊपर हिम्मत नहीं है, आप चीन आ रहा है, बात समझ में आती है। नेपाल और पाकिस्तान का क्या मतलब है? अरे इन दो बेचारों को तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, हम आएंगे तो ये दोनों भी आएंगे। चलो भाई हम इसके लिए भी तैयार हैं। अब अप्रत्यक्ष चीज समझिए, माउंट एवरेस्ट पे 5G का नेटवर्क लगा रहे थे, शायद लग गया है हुआवे का, चीन का। क्यों? क्योंकि वहाँ से लेके कहते एक लंबे रीजन में म्यांमार तक, बांग्लादेश तक कुछ अपना वो कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा, नेपाल तो बेचारा इसी में लगा रहा कि भारत से अपने संबंधों को तल्ख करें। फायरिंग किया, हमारे कुछ लोगों को मारा नेपाल ने भी बॉर्डर पे पहली बार। ये कह दिया कि जो लोग भारत की जो महिलाएं हैं शादी करके नेपाल में बस गई हैं, उनको हम 7 साल के बाद अपने आके नागरिकता देंगे। भाई आप नागरिकता दें या ना दें, फ़र्क क्या पड़ता है? कोई इतना बड़ा तो कोई ऐसा है नहीं, कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ हो नेपाल कि हम अमेरिका की तरह वहाँ के नागरिकता पाने के लिए हमारे यहाँ के लोग बेकरार रहे हैं। हाँ, वहाँ के लोग यहाँ आने के लिए भले बेकरार रहे हैं, सीधी सी बात तो ये है। जितना निवेश हमने किया, जितना उनके साथ रोटी बेटी का संबंध हमने भर रखा, वहाँ पे खाद नहीं होती, नमक नहीं होता, तो यहीं से जाता है। हमें आज भी याद है कि जब कुछ खाद का जो मामला चल रहा था और कुछ साल पहले खाद के दाम बढ़ गए थे यूरिया के भारत में, तो मामला समझ में आया था कि नेपाल में खाद नहीं होती थी और नेपाल के लोग यहाँ से ले जाते थे तस्करी करके। नेपाल को ये भी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आज की तारीख में वीरगंज और विराटनगर, ये दोनों ISI के अड्डे हैं। हमको ये भी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि भटकल बंधु जो पकड़े गए थे, जो आतंकवादी थे, सिमी के हैंडलर्स थे, वो सब के सब नेपाल में थे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी आते हैं या अरब से जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं, वो पहले नेपाल लैंड करते हैं, फिर हमारी खुली सीमा होने के कारण इधर इंटर करते हैं। जितना भी नंबर 2 का काम है इस समय वो नेपाल के रास्ते हो रहा था, अभी भी हो रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जितना कुछ भी नेपाल में नंबर 2 का धंधा है वो सब नेपाली सरकार की सहमति से चलता है, वरना नेपाल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चल जाए, टिक जाए। और जो लोग नेपाल गए होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि वहाँ कौन कौन से धंधे होते हैं और क्या क्या होता है। उसके बावजूद भी हमने उनके साथ कभी भी कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया कि कभी भी नेपालियों को ये लगे
कि हम उनको इस तरीके से देखते हैं। हम उनको हमेशा अपना भाई मानते हैं, मानते थे, मानते रहेंगे। लेकिन नेपाल सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर वो किस तरह का बर्ताव हमसे कर रही है। अब देखिए, अप्रत्यक्ष नीति क्या थी कि उन्होंने एक तरफ तो नेपाल को भारत के विरोध में लगाया, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष नीति का किस तरह पालन किया। एक तो माउंट एवरेस्ट का एक हिस्सा नक्शे में दिखा दिया हमारा, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, एक टावर लगाया 5G का नेपाल में, मतलब माउंट एवरेस्ट पे। क्यों भाई, नेपाल का माउंट एवरेस्ट आपका हिस्सा थोड़ी जो आप लगा रहे हो। और तीसरा क्या किया, नेपाल के 2 गांवों पर अपना कब्जा कर लिया। ये कहा कि नेपाल की सरकार के जितने भी स्कूल हैं, नेपाली स्कूल जितने भी हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ के सारे पैसे हम देंगे टीचर्स की सैलरी के, लेकिन टीचर्स को मंदारिन पढ़ाना पड़ेगा। अब क्या होगा, जो नेपाली अक्सर भारत की हिंदी बोलते हैं या ऐसी कुछ भाषा बोलते हैं जो हिंदी से मिलती जुलती है, वो ख़त्म होकर के एक सांस्कृतिक बदलाव हो जाएगा और चीनी नेपाली भी मंदारिन बोलेंगे। तो एक तरीके से वो सांस्कृतिक बदलाव लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भाषाई बदलाव आएगा, सांस्कृतिक बदलाव आएगा, आपके यहाँ घुस ही चुका है, सब सामान दे ही रहा है। तो एक तरीके से ये धीरे धीरे जो प्रयास हैं, प्रत्यक्ष प्रयास, वो आपको सामने दिखते हैं। इसके बाद ये कहते हैं, लड़ाई में हमले के 2 से अधिक तरीके नहीं हो सकते, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। फिर भी ये दोनों संयोजन युद्धाभ्यास की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म देते हैं। देखिए, सीधा हमला जो का हमेशा प्रत्यक्ष होगा, आपको दिखेगा। अप्रत्यक्ष में मनोवैज्ञानिक हमला हो सकता है, आर्थिक हमला हो सकता है, सांस्कृतिक हमला हो सकता है, और इस तरीके के दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं जो आपके एक तरीके से मनोबल पर प्रभाव डालें। एक जगह ये कहते हैं, सैनिकों की शुरुआत, सैनिकों की जब आने की शुरुआत होगी, वो एक तूफान के प्रवाह की तरह होती है, जो अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को भी हिला देती है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए। इन्होंने कुछ दिन पहले एक दिखाया था कि जब लद्दाख में जब भारत की सेना की जब तैनाती बढ़ रही थी कि हम कितने 1000 किलोमीटर दूर से अपने सैनिकों को हम तुरंत भेज सकते हैं, उसका विज्ञापन जारी हुआ। एक सीटी बजती है, लोग भागते हुए आते हैं, बस पर बैठते हैं, फिर ट्रेन पर बैठते हैं और कुछ घंटे में भारत के बॉर्डर पर उनकी सेना पहुंच जाती है। भारत ने भी ठीक वैसा ही काम किया। भारत ने भी अपने तुरंत युद्धाभ्यास की फोटो डाल दी, देख लो। तो चीन शक्ति की भाषा समझता है। अच्छा, अब देखिए, तेज गति से क्या इनका मामला था। देखिए, तेज गति से वास्तव में इन्होंने इस बार मूवमेंट किया और 5000 10,000 जितने भी इनके सैनिक हैं वो इस समय लद्दाख में खड़े हैं। इसके पहले सिक्किम में भी इन्होंने कांड करना चाहा था, लेकिन वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट साहब ने इनके सीओ की नाक तोड़ दी थी। और इन्होंने ये तेज गति के साथ यहाँ पर अपना जो है वो पूरा जमावड़ा कर रखा था। और जब कर्नल संतोष बाबू वहाँ पर गए तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट ऐसा है कि हम यहाँ पर कोई ऐसा कोई वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे। उनके पास डंडे लगे थे, डंडे में कटीले तार थे और कीलें थी। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा ना कि पत्थरों को हिला देते हैं। हमारे निहत्थे सैनिकों ने इनकी गर्दन तोड़ के मारी, उनको दिखा दिया कि आप जो कह रहे हो कि पत्थर को हिला देंगे, पत्थर से टकराते नहीं हैं। पानी अगर आता है पत्थर से टकराने के लिए तो पत्थर से टकरा के 2 धार में बट जाता है। तो भारत के सैनिकों ने निहत्थे होते हुए भी, अंधेरा होते हुए भी चीनियों की गर्दनें तोड़ी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी, इतने बुरी तरीके से मारा कि भारतीय हताहतों की संख्या से उनकी संख्या 2 गुनी है। हाँ, देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद भारत सरकार या सेना या अमेरिका के जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं CIA, उनकी क्षमता पर या जो CIA की जो रिपोर्ट्स आई हैं कि 45-50 लोग मरे हैं चीनियों के, वो नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर मैं 2 चीज़ें और क्लियर कर दूँ। अगर ग्लोबल टाइम्स जैसा अखबार जो सीधे सीधे कहता है कि लद्दाख में 1 महीने का युद्ध चलेगा और हम लद्दाख छीन लेंगे,
सीधे सीधे धमकी देता है। अगर उसके हताहतों की संख्या भारतीय संख्या से कम होती, बात समझिएगा, हमारा कहना है कि भारत के सैनिकों की जो शहीद हुए हैं उनकी संख्या 20 है, और जो हमने उनके सैनिक मारे हैं उनकी संख्या 45-50 है। बात समझिएगा ध्यान से। हमारा कहना यह है, अगर हमारे 20 शहीद हुए हैं, अगर भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं और चीन के 45 हुए हैं, अगर ये रेशियो जस्ट उल्टा होता, जस्ट उल्टा, या बराबरी का भी होता, या चीन के लोग कम मरे होते, तो यकीन मानिए चीन ऐसी हरकत पूरी सीमा पर कर डालता। लद्दाख पर भी करता, सिक्किम में करता, अरुणाचल में करता। चीन रुक क्यों गया? इसी सुन तुजू ने कहा है, जब समझ में आने लगे, हमने पढ़ाया था पहले ही, बताया था कि जब ऐसा हो कि जब मजबूत से जब हमला होने वाला हो तब रुक जाओ, उसको पहले कमज़ोर होने दो। तो अगर ये इनके 45-50 ना सैनिक मरे होते, अगर ये भारतीयों से इनकी हताहतों की संख्या कम होती, तो यकीन मानिए चीन ये हरकत जरूर करता। लेकिन इस बार चीनियों को भारतीयों ने दिखा दी उनकी औकात, और ये बता दिया कि पत्थर से, उन्होंने कहा है ना एक जगह पे कि आने वाले पत्थरों को भी हिला देता है, वो गलत हुए। छोटे पत्थर थोड़ा सा हिल जाते हैं, लेकिन जब बड़ा पत्थर आता है ना तो पानी की धार काट के रख देता है। वैसे ही चीनियों को तोड़ के रख दिया हमने। आगे देखिए ये क्या कहते हैं, निर्णय की गुणवत्ता एक बाज की समायोजित निर्णय की तरह होती है, जो अपने शिकार पर हमला करने और नष्ट करने में सक्षम बनाती है। बाज की तुलना क्यों करते हैं भाई? देखिए, बाज की तेज रफ्तार और तेज आंख सबको पता है, बड़ी दूर से देख लेता है, बड़ा तेज चलता है, इसलिए वो कहते हैं निर्णय की गुणवत्ता बाज की समयोचित निर्णय की तरह होती है। मतलब ऐसा निर्णय जो समय के अनुसार उचित हो। तो ये कहते हैं भाई कि जो भी निर्णय लो बाज की तरह लो, जो समय के अनुसार उचित हो। उनका कहना है कि अच्छा सेनानी, मतलब यहाँ पे सेनानी मतलब चाहे उसको आप सैनिक जोड़ लीजिए या सेनानायक जोड़ लीजिए, शुरुआत में भयानक होता है, लेकिन अपने निर्णय में वो जल्दीबाजी करता है, शीघ्रता करता है, लेकिन निर्णय तो सही लेगा ही। एक चीज़ ये और कहते हैं, चारा डालकर वह उसे कूच कराता है, फिर चुने हुए आदमियों के साथ घात लगाता है। देखिए फिर क्या है, वही गुरिल्ला वारफेयर सामने आ गया। निसंदेह गुरिल्ला वारफेयर की तो इम्पोर्टेंस कहीं भी कम नहीं हुई आज तक दुनिया में। अगर ऐसा कुछ होता तो वियतनाम युद्ध में भी आप देखिए, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी और अमेरिका को यहाँ से लौटना पड़ा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही इसका उदाहरण है। जितने भी देश, बड़े देश हों, उन्होंने छोटों पर हमला किया है, उनको अंत में गुरिल्ला अटैक पर ही आना पड़ा है। क्योंकि गुरिल्ला अटैक देखिए छोटी जगह पे तो हो जाएगा, सॉरी, जब आप बड़े देश होंगे, उनकी जब सेना जब मूव करती है, खुला युद्ध का मैदान हो तो ठीक है, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ के आपको गलियाँ नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो वहाँ पर गुरिल्ला का किया जाने वाला हमला, एक ही दो सैनिक होंगे लेकिन आपके वो 2-4-10 सैनिकों को मार देंगे। तो गुरिल्ला की इम्पोर्टेंस कहीं से कम नहीं हुई। चारा दिखाने वाली ने जो बात करी है, वो एक लंबे समय तक हमारे भारत के अंदर उग्रवादियों ने और नक्सलवादियों ने किया है। वो पूरे तरीके से चीनी और माओ की विचारधाराओं से प्रेरित थे, और इनको कहीं ना कहीं चीनियों का समर्थन था। अपने लास्ट पॉइंट में ये लिखते हैं, इस प्रकार अच्छे योद्धाओं द्वारा पैदा की हुई ऊर्जा उस गोल पत्थर की गति के समान है जो हजारों फीट ऊंचाई से एक पहाड़ से नीचे गिरने के दौरान पैदा होती है। ऊर्जा के विषय में इतना कहना पर्याप्त है, उनका कहना ये है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सुन तुजू महोदय हैं, उन्होंने जो युद्ध के बारे में बात की है वो किस तरह की है, किस चीज़ों को फॉलो करते हैं ये, इनके जो विचार हैं अब आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे कि चीन इनको किस तरह आज भी मानता है। देखिए कुछ चीज़ों को तो चीनियों ने अब मानने से मना कर दिया,
मैंने क्या क्यों कर दिया, देखिए आज भी फॉलो नहीं हो सकते क्योंकि वो परिस्थितियाँ दूसरी थी, आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। वक्त का ही अंतर है 2500 साल का। तो उन चीज़ों को मैंने आपको नहीं बताया। जैसे ये रंग की बात करते हैं कि 5 रंग होते हैं, 5 स्वाद होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो सुंतजू के साथ यही हैं। चीन उनको अभी भी उनकी छटी-छटाई हुई नीतियों को पूरा फ़ॉलो करता है और अभी भी यकीन मानिए, माओ और सुंतजू के संयोजन से चीन को अब तक कहीं भी असफलता नहीं मिली थी। चीन को असफलता तब मिलनी जब शुरू हो गई जब विश्व व्यवस्था में अपना इंटरफेयर बढ़ाने के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये तकनीकी सत्र समाप्त करता हूँ। अब आपसे नए तकनीकी सत्र में मुलाकात होगी। फिलहाल थैंक यू।